हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग फेमस कमेंटेटर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो आपके यूजीसी नेट एग्जाम्स के सिलेबस में है। आज हम लोग देखेंगे रुडोल्फ और रुडोल्फ को। तो जो इस वीडियो का कंटेंट रहने वाला है उसमें हम लोग इनके पहले शार्ट बायोग्राफी देखेंगे, फिर इनके मेजर्स वर्क्स क्या क्या रहे हैं, इनके पॉलिटिकल आइडियाज जैसे ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, पॉलिटिकल इकोनॉमी पे इनके विचार, पुलक कैपिटलिज्म पर, कैप कमांड और डिमांड पॉलिटी का कॉन्सेप्ट, फेडरल मार्केट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट, वीक एंड स्ट्रांग स्टेट का कॉन्सेप्ट। साथ ही साथ ये ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बुलवर्क फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्यों कहते हैं उसको भी जानेंगे। इसके अलावा हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी देखेंगे जो रुडोल्फ और रुडोल्फ पर यूजीसी नेट एग्जाम्स में आए हुए हैं। साथ ही साथ कुछ हम लोग एमसीक्यूज भी करेंगे ताकि जो आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो इनका जो जन्म, ये जो रुडोल्फ और रुडोल्फ रहते हैं ये हस्बैंड वाइफ रहते हैं। लियोड आई रुडोल्फ का जो जन्म होता है ये शिकागो यूएसए में होता है 1 नवंबर 1927 को। वहीं जो सुसोल रुडोल्फ है इनका जो जन्म होता है मैनहेम जर्मनी में होता है 6 अप्रैल 1930 को। सुसोन के जो फादर पेरेंट्स थे यानी माता पिता थे वो जर्मन कपल थे। और ये जो है तो नाजी रूल्स की वजह से जर्मनी में जो नाजी ब्रूटलिटी बढ़ती है उसकी वजह से ये यूएसए में चले जाते हैं 1939 को, जहां सुसोन रुडोल्फ की स्टडी होती है और वहां उन्होंने 1955 में अपनी पीएचडी की डिग्री ली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही ये लियोड आई रुडोल्फ से मुलाकात होती है इनकी, और वहीं पर इन्होंने 1952 में दोनों ने शादी कर ली। रुडोल्फ और रुडोल्फ को 2014 में पद्म भूषण अवार्ड भी भारत सरकार के द्वारा दिया गया। इसके अलावा ये इंडिया अब्रॉड फ्रंट फॉर इंडिया अवार्ड भी इनको मिला है। ये इनसाइडर्स आउटसाइडर्स जाने जाते हैं इंडियन पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए, क्योंकि ये बाहर से आकर इंडिया की ऐसी स्टडी करते हैं जैसे ये इंडिया को, इसलिए इनको इनसाइडर्स आउटसाइडर्स भी कहा जाता है। ये इंडियन पॉलिटिक्स को अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए जो अप्रोच यूज करते हैं वो पॉलिटिकल सोशोलॉजिकल अप्रोच का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग इनके कुछ मेजर्स वर्क देख लेते हैं। जैसे इन्होंने लिखा द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया 1967 में। इसके अलावा एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया बुक लिखते हैं 1972 में। द रीजनल इम्परेटिव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स साउथ एशियन स्टेट 1980 में। गांधी द ट्रेडिशनल रूट ऑफ करिश्मा 1983 में लिखते हैं। एशियन राजपूतान में बुक लिखते हैं ये 1984 में। इसके अलावा इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण बुक है इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडियन स्टेट, ये 1987 में लिखते हैं। रिवर्सिंग द गेज द अमर सिंह डायरी अ कॉलोनियल सब्जेक्ट नरेटिव ऑफ इंपीरियल इंडिया, ये लिखते हैं 1994 में। पोस्ट मॉडर्न गांधी एंड अदर एशिया गांधी इन द वर्ल्ड आर्ट एंड एट होम, ये 2006 में लिखते हैं बुक। एक्सप्लेनिंग इंडियन डेमोक्रेसी ए 50 ईयर्स पर्सपेक्टिव, 50 साल का जो एक्सपीरियंस होता है 1956 से 2006 तक का, उसको लिखते हैं ये 2008 में लिखते हैं। इसके अलावा ये डेस्टिनेशन इंडिया फ्रॉम लंदन ओवरलैंड टू इंडिया एंड व्हाट वी लर्न देयर 2014 में लिखते हैं। ये एक्सप्लेन करते हैं इसमें कि वो लंदन से जो है तो इंडिया में आए थे, तो वो उनका जो एक्सपीरियंस रहता है उसको इस बुक में लिखते हैं। साथ ही साथ ये कुछ अन्य बुक्स में भी कंट्रीब्यूट करते हैं एडिटर और को एडिटर के रूप में, जैसे कल्चरल पॉलिटिक्स इन इंडिया 1984 में, द आइडिया ऑफ राजस्थान 1994 में, एक्सपीरियंसिंग द स्टेट 2006 में। अब इनके हम लोग पॉलिटिकल आइडियाज देख लेते हैं। जो रुडोल्फ रुडोल्फ थे ये प्रोस्टोरिका मूवमेंट जो पॉलिटिकल साइंस में चल रहा था उसमें भी एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करते हैं। प्रोस्टोरिका मूवमेंट था ये पॉलिटिकल साइंस में जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ और यूनिवर्सलिटी बढ़ रही थी उसको, उसके खिलाफ आंदोलन था। ये कह रहे थे कि जो पॉलिटिकल साइंस में क्वांटिटेटिव और मैथमेटिकल मेथोडोलॉजी यूज कर रही है, की जा रही है स्टडी करने के लिए, उसके जगह पर क्वालिटेटिव स्टडी होनी चाहिए पॉलिटिकल साइंस में। साथ ही साथ ये रिजेक्ट कर देते हैं जो वेस्टर्न थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में है, इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में, उसको भी ये रिजेक्ट करते हैं। और ये कुछ अल्टरनेटिव वेज बताते हैं कि अगर इंडिया के डेवलपमेंट को समझना है, यहाँ के चेंजेस को समझना है, तो हमें कुछ अल्टरनेटिव वेज अपनाने होंगे। तो वही अल्टरनेटिव वेज इनके पॉलिटिकल आइडियाज में दिखाई देते हैं। तो इनका जो कॉन्सेप्ट है मॉडर्न ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्निटी का, उसको देख लेते हैं। ये अपनी बुक द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन जो 1967 में पब्लिश होती है, इसमें जो वेस्टर्न स्कॉलर्स के एजम्पशंस होते हैं मॉडर्नाइजेशन के बारे में इंडिया में, उसको वो चैलेंज करते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि जो इंडिया और में ट्रेडिशन और मॉडर्निटी है वो बैलेंस बनाए हुए हैं। वो स्टडी करते हैं यहाँ की ट्रेडिशनल वैल्यूज को और बताते हैं कि जो यहाँ की ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं वो हेल्प करती हैं इंडियन सोसाइटी को मॉडर्नाइज होने में। वो कौन कौन से ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, वो है कास्ट, करिस्मेटिक लीडरशिप और लीगल कल्चर्स। तो इसमें कास्ट को मानते हैं कि इंडिया के संस्कृताइजेशन के लिए कार्य करते हैं, जैसे टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन्होंने चलाया।
जो डिफाइलिंग ऑक्यूपेशंस हैं उनको बंद करने की बात की, छोड़ने की बात की, साथ ही साथ अपने कास्ट ट्रेडिशंस को परफॉर्म करने की बात कास्ट जो है तो करते हैं। ये मॉडर्नाइज कैसे हो रहे हैं ये बताते हैं कि ये इंटरेस्ट ग्रुप के रूप में उभर के आए हैं। साथ ही साथ ये पॉलिटिक्स में एक्सेस चाहते हैं कि ये भी पॉलिटिक्स में भागीदारी करना चाहते हैं, अपनी एंट्री चाहते हैं। और इसके लिए जो पार्टीज हैं वो सभी कास्ट के लिए कार्य भी करती हैं। इस तरह जो है इंडिया में कास्ट का जो है तो सेकुलराइजेशन होता है और डेमोक्रेटाइजेशन होता है। हम लोग देखते हैं जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कास्ट सेगमेंट के साथ अपना कोलिशन बना के रखती हैं ताकि उन्हें इलेक्शंस में फायदा हो। इस प्रकार वो कहते हैं कि इंडिया जो है तो मॉडर्नाइज हो रहा है। साथ साथ वो कहते हैं जो करिस्मेटिक लीडरशिप है वो भी इंडिया के मॉडर्नाइज होने में अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे गांधी जो लोग थे वो वर्नाकुलर लैंग्वेज का प्रयोग करते थे इंडिया के लोगों को इन्फ्लुएंस करने में, पॉलिटिक्स में लाने में। इन लोगों की वजह से लोग भारत के जो है तो पॉलिटिक्स में एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे गांधी ने स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया, राम राज्य का कॉन्सेप्ट दिया। साथ ही साथ जो गांधी पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करते थे इंडियन सिंबल और स्टाइल जो पॉलिटिक्स की होती थी वो इंडियन होती थी। जैसे उन्होंने चरखा मूवमेंट चलाया, गांधी खादी के लिए जो तो आंदोलन चलाया गांधी ने। साथ ही साथ वो कहते हैं कुछ यहाँ के लीगल ट्रेडिशंस भी हैं वो भी इंडिया को मॉडर्नाइज होने में मदद करते हैं। जैसे ट्रेडिशनल रूप से यह माना जाता था कि ब्राह्मणिक ला जो है तो ज़्यादा प्रेवलेंट होते हैं, लेकिन इनका मानना था कि जो ब्राह्मणिक ला लेस प्रेवलेंट है जबकि कस्टमरी ला जो इंडिया में है वो ज़्यादा प्रेवलेंट है। ब्रिटिश भी जो है तो इंडिया में लॉ को कोडिफाई करने के कार्य करते हैं। वो धर्मशास्त्र जो है उसके प्रिंसिपल्स को कोडिफाई करते हैं और एक कुछ नेशनल लॉ भी बनाने की कोशिश की जाती है इंडिया में, जैसे हिंदू कोड बिल बनाया जाता है। साथ ही साथ मॉडर्न इंडिया में वो कहते हैं कि कुछ ऐसे ट्रेडिशंस हैं, लीगल ट्रेडिशन है जिनको कंटिन्यू रखा जाता है। जैसे पर्सनल लॉ हो गए, अपने रिलीजन्स के अपने अपने पर्सनल लॉज जो होते हैं उनको कंटिन्यू रखा गया है। इस प्रकार इंडिया जो है तो ट्रेडिशनल वैल्यू के साथ साथ मॉडर्न हो रही है। अब उनके हम लोग पॉलिटिकल इकोनॉमी पर क्या विचार है वो अपनी जो बुक द परस्यूट ऑफ लक्ष्मी 1987 में लिखते हैं। वो यहाँ की एग्रेरियन जो क्लास है उसको 4 सब क्लास में मानते हैं। वो 4 सब क्लास कौन कौन सी है? वो है एग्रीकल्चरल लेबर्स, स्मॉल होल्डर्स, बुलक कैपिटलिस्ट और लैंड ओनर्स। अब हम लोग इनके जो बुलक कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। ये मानते हैं इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशंस के बाद बुलक कैपिटलिस्ट जो होते हैं एक न्यू इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस क्लास के रूप में इमर्ज होती है। बुलक कैपिटल कल्टिवेटर्स वो होते हैं, अगर इनको देखा जाए तो ये नंबर्स में भी ज़्यादा होते हैं, साथ ही साथ इनके जो पास जो लैंड का कंट्रोल होता है वो भी ज़्यादा है अदर जो 3 कैटेगरीज थी उनके खिलाफ। बुलक कैपिटलिस्ट में ये मानते हैं कि जो मिडिल पीजेंट थे ये साथ ही साथ ये सेल्फ कल्टिवेटर्स यानी अपना भूमि खुदा जोतते थे। इनके पास जो जमीन होती थी वो 2.5 से 49 एकर्स के करीब होती थी। ये इंडिपेंडेंट होते थे और प्रॉस्परस होते थे क्योंकि ये इंडियन जो पॉलिटिक्स थी उसमें पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस क्लास थी। इसलिए रुडोल्फ इनको जो है तो इंडियन सिस्टम में बुलक कैपिटलिज्म के रूप में जो है तो कह के बुलाते हैं बुलक कैपिटलिस्ट को। इनका कमांड और डिमांड पॉलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? ये इंडियन पॉलिटी को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि इंडिया में जो है तो टसल रहता है कमांड और डिमांड पॉलिटी के बीच। कमांड पॉलिटी को ये कहते हैं कि कमांड पॉलिटी वो पॉलिटी होती है जिसमें स्टेट की जो है जो हेजेमनी होती है वो सोसाइटी पर प्रिवेल करती है। सोसाइटी की जो डिमांड होती है उसके ऊपर स्टेट की हेजेमनी प्रिवेल करती है। वही डिमांड पॉलिटी के लिए कहते हैं कि जो सोसाइटल डिमांड्स हैं वो स्टेट्स के ऊपर प्रिवेल करता है एज ए इलेक्टोरल प्रेशर्स के रूप में डोमिनेट करता है। इनका फेडरल मार्केट इकोनॉमी क्या है? ये फेडरल मार्केट इकोनॉमी को जो तो इनके फेडरल मार्केट इकोनॉमी को न्यू इमेजिन इकोनॉमी भी कहा जाता है। ये मानते हैं कि जो इंडिया में लिबरलाइजेशन आया था 19 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991 में, इसके और साथ ही साथ कई सारे लाइसेंस रिस्ट्रिक्शंस जो हटा दिए गए थे, इसके कारण इंडिया में नए इंटरप्रेन्योर्स क्लास जो है तो ऊपर कर सामने आए, उनके लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है। इस कारण इंडिया के जो इकोनॉमी थी, कमांड इकोनॉमी थी, वो मूव कर जाती है फेडरल मार्केट इकोनॉमी की ओर। ये कहते हैं इसमें चेंजेस आने के 2 कारण थे। एक तो पार्टी सिस्टम में जो चेंजेस आया, पार्टी सिस्टम जो इंडिया की थी वन पार्टी सिस्टम से मल्टी पार्टी सिस्टम आ गई। साथ साथ जो इंडिया ने 1991 में न्यू इकोनॉमिक आइडियोलॉजी अपनाया था उसके वजह से भी इंडिया की जो कमांड इकोनॉमी थी वो फेडरल मार्केट इकोनॉमी की ओर मूव कर जाती है। साथ ही साथ वो बताते हैं 3 पिलर बताते हैं जो कमांड इकोनॉमी या कमांड पॉलिटी थी इंडिया में, उसके 3 पिलर थे वो भी जो है तो समाप्त हो जाते हैं फेडरल मार्केट इकोनॉमी के साथ। ये 3 कमांड पिलर्स कौन कौन से? ये वन पार्टी का सिस्टम जो पहले चल रहा था वो समाप्त हो जाता है, मल्टी पार्टी सिस्टम आता है, सेंट्रलिस्ट स्टेट्स भी खत्म हो जाता है और साथ ही साथ जो पब्लिक इन्वेस्ट था उसकी जगह पे प्राइवेट इन्वेस्ट की ओर इंडियन इकोनॉमी मूव कर जाती है।
साथ ही साथ ये अपना वीक और स्ट्रांग कॉन्सेप्ट स्टेट का भी कॉन्सेप्ट देते हैं ना, ये विरोधाभासी से ध्यान देते हैं कि एक स्टेट जो है तो वीक भी है स्ट्रांग भी है। अब हम लोग देख लेते हैं वो क्या क्या रीजन्स वो बताते हैं जिसके बारे में वो स्टेट को स्ट्रांग बताते हैं, और वो कौन कौन से रीजन है जिसके कारण वो स्टेट्स को वीक बताते हैं। तो स्ट्रांग बताने का कारण वो कहते हैं कि स्ट्रांग होने का कारण क्या है कि वो इंडिया जो है तो अपनी मैनेज की है क्रिएट लार्ज इंडस्ट्रीज। इंडिया इंडिया जो है तो लार्ज इंडस्ट्रीज जो है तो क्रिएट की है। साथ ही साथ क्या की है, जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको भी मिनिमाइज करने में अच्छे से भूमिका निभाई है इंडिया ने। साथ ही साथ स्टील फ्रेम जो यहाँ की प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी है उसका भी अपना कंट्रोल इंडिया में अच्छे से रहा है। ये वीक इंडिया के वीक स्टेट होने का क्या कारण बताते हैं, ये कहते हैं कि इंडिया जो है तो रूरल एरिया में डेवलप करने में फेल रही है, वहाँ रूरल एरिया का विकास सही तरीके से नहीं हुआ। साथ ही साथ वो कहते हैं कि जो इंदिरा गवर्नमेंट थी उसने स्टेट को जो है तो डी स्टेट और कांग्रेस को डी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कर दिया है। ठीक। साथ ही साथ वो कहते हैं कि इंडिया में जो है तो अनऑफिशियल सिविल वार्स होते रहते हैं कास्ट और क्लास के बीच, और साथ ही साथ वो यहाँ के फंडा रिलीजियस जो फंडामेंटलिज्म है उसको भी इंडिया के वीक होने के पीछे रीजंस मानते हैं। साथ ही साथ वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बुलवर्क फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी कहते हैं। वो अपने जो वर्क है एक्सप्लेनिंग इंडियन डेमोक्रेसी अ 50 इयर्स पर्सपेक्टिव जो 2008 में पब्लिश होती है, वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो तो वुल वर्क है फ्री एंड फेयर फेयर इलेक्शंस के लिए इंडिया में। वो डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि जो 1990s में इलेक्शन कमीशन की भूमिका रहती है उसके वजह से जो लोगों का विश्वास है कॉन्फिडेंस है कैबिनेट और पार्लियामेंट में वो कम हो जाता है डिक्लाइन हो जाता है, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लोगों का कॉन्फिडेंस और विश्वास कैबिनेट और पार्लियामेंट से ज़्यादा हो जाता है। साथ ही साथ वो अपने अन्य वर्क में बताते हैं कि जो आर्ग्यू करते हैं कि जो इंडिया की पॉवर्टी है, यहाँ के लैंडलेसनेस है, साथ ही साथ लोगों का जो डिक्लाइनिंग स्टेटस है, इस वजह से लोग क्या है ऑटोमेटिकली जो है तो मूवमेंट या पॉलिटिकल मोबिलाइज इंडिया में नहीं होता, बल्कि इसको मोबिलाइज करने के लिए इनको प्रोटेस्ट करने के लिए एक इंटरवेनिंग एजेंसी की आवश्यकता होती है। ये इंटरवेनिंग एजेंसी कोई भी हो सकती है, कांग्रेस पार्टी के आउटसाइड पार्टी जो रूल कर रही है उसके अलावा, या कोई भी प्रेशर ग्रुप हो सकता है जिसकी वजह से ये इंडिया के जो लोग हैं वो तभी प्रोटेस्ट करते हैं। टीएन मदान है वो उनका मानना है कि जो रुडोल्फ थे वो रेंडर द फैमिलियर अनफैमिलियर, यानी रुडोल्फ रुडोल्फ ने जो है तो इंडिया के बहुत से अनफैमिलियर चीजों को इंडिया को फैमिलियर कराया है। जोधका है इनका इनका मानना है कि जो रुडोल्फ और सुसोन रुडोल्फ थे ये डेमोक्रेटिक इंडिया में कास्ट एसोसिएशंस के फिनोमेना को लेकर स्टडी करने वाले पहले व्यक्ति, यानी रुडोल्फ और रुडोल्फ पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कास्ट एसोसिएशन को लेकर इंडिया में स्टडी किया था। अब हम लोग देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हुए हैं एमसीक्यूज, उसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग हैज डिस्क्राइब इंडिया एज अ वीक एंड स्ट्रांग स्टेट, तो ये रुडोल्फ ने डिस्क्राइब किया था। ये यूजीसी नेट एग्जाम्स जून 2013 में क्वेश्चन आया था। यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई थी, जो ये जून क्वेश्चन आया हुआ था जून 2015 में, दो लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में अप्रोच टू स्टडी इंडियन पॉलिटिक्स दिया था, एक लिस्ट में नेम ऑफ द बुक एंड उसके आथर दिए हुए। तो आपको बताना है कि किस आथर ने अपने पुस्तक में कौन सा अप्रोच का इस्तेमाल किया था। तो हिस्टोरिकल अप्रोच का जो इस्तेमाल किया गया था ये बीपी मेनन के द्वारा किया गया था, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स की जो पुस्तक लिखते हैं बीपी मेनन उसमें। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो इस्तेमाल किया गया था ये मॉरिस जॉन्स के द्वारा इस्तेमाल किया गया था अपनी बुक पार्लियामेंट इन इंडिया में। जो लीगल अप्रोच है ये इस्तेमाल किया गया था द रिपब्लिक ऑफ इंडियन बुक जो लिखते हैं एलन ग्रेडहिल, उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया था। पॉलिटिको सोशोलॉजिकल जो अप्रोच था ये रुडोल्फ के द्वारा इस्तेमाल किया गया था, जो अपनी पुस्तक द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन लिखते हैं 1967 में, उसमें इस्तेमाल किया गया था। ठीक। तो बीपी मेनन अपनी पुस्तक जो में हिस्टोरिकल अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। पार्लियामेंट इन इंडिया मॉरिस जॉन्स इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। एलन गिलेडहिल लीगल अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं अपनी पुस्तक द रिपब्लिक ऑफ इंडिया में। साथ ही साथ जो मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन बुक है रुडोल्फ की, इसमें पॉलिटिको सोशोलॉजिकल अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है इंडियन पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है यूजीसी नेट जुलाई 2018 में, ये है हु कॉल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज ए इफेक्टिव बुलवर्क ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बुलवर्क ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस रुडोल्फ ने दिया है। फिर आप लोग कुछ एमसीक्यू है आप लोगों के लिए, उसको भी देख लीजिए। हु एमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज इनसाइडर आउटसाइडर टू स्टडी इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए इनसाइडर्स आउटसाइडर्स किसको कहा जाता है, तो
रुडोल्फ और रुडोल्फ को कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर असर्जन रीजन्स का क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू रुडोल्फ, इंडिया इज ए स्ट्रांग सेंट्रल एंड सेंट्रलिस्ट स्टेट। रुडोल्फ के अनुसार इंडिया स्ट्रांग और सेंट्रलिस्ट स्टेट था, ये भी सही है। साथ इसका रीजन्स क्या है? इंडिया हैज मैनेज टू क्रिएट लार्ज बेसिक इंडस्ट्रीज सेक्टर्स एंड मिनिमलाइज पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये भी सही रीजंस दिया है कि इंडिया ने स्ट्रांग स्टेट इसलिए कहा है क्योंकि जो इंडिया है वो लार्ज इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में मदद अच्छे से क्रिएट किया है, साथ ही साथ जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट थे उनको भी कम किया है। तो इस ये रीजंस भी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों सही है। साथ ही साथ जो करेक्ट रीजंस जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर अमंग द एग्रेरियन सब क्लासेस अकॉर्डिंग टू रुडोल्फ और रुडोल्फ जो चार सब क्लासेस देते हैं एग्रेरियन क्लास की, वो कौन कौन सी है? तो यहाँ पर जो चारों दी हुई है, एग्रेरियन लेबर्स, स्मॉल होल्डर्स, बुलक कैपिटलिस्ट और लार्ज लैंड होल्डर ओनर्स, ये सभी जो है तो सब क्लासेस है रुडोल्फ के अनुसार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको पता लगाना है कौन स्टेटमेंट सही है। इन कमांड पोलिटी, जो कमांड पोलिटी की बात करते हैं रुडोल्फ, उसमें कहते हैं कि सोसाइटल डिमांड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्टोरल प्रेशर एंड डोमिनेट ओवर स्टेट्स। नहीं, सोसाइटल नहीं, बल्कि कमांड पार्टी में स्टेट का कंट्रोल होता है। दूसरा स्टेटमेंट दिया था, डिमांड पार्टी स्टेट हेजेमनी प्रिवेल ओवर द डिमांड्स ऑफ सोसाइटी, यानी स्टेट की हेजेमनी प्रिवेल कर रही थी सोसाइटी पर, नहीं बल्कि ये भी उल्टा दिया हुआ है। यहाँ स्टेट जो सोसाइटी है डिमांड पार्टी में, उसकी जो है तो हेजेमनी प्रिवेल करती है स्टेट पर। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके रॉन्ग दिए हुए हैं, तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों आपके इनकरेक्ट हैं। ठीक, तो यहाँ पर बी जो ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। यहाँ पर लिस्ट दी है, लिस्ट एक में बुक्स दिया हुआ है, लिस्ट 2 में उसके आथर दिए हुए हैं, आपको मैच कराना है। द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशंस बुक, रुडोल्फ लिखते हैं। गांधी अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ये भिखू पारेख की बुक है। द वर्डन ऑफ डेमोक्रेसी, इसको प्रताप भानु मेहता लिखते हैं। नेशनलिस्ट थॉट एंड कॉलोनियल वर्ल्ड जो बुक है वो पार्था चटर्जी लिखते हैं। तो सुसोन रुडोल्फ और लियो रुडोल्फ बुक लिखते हैं मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन पॉलिटिकल डेवलपमेंट इंडिया। किस ईयर्स में लिखा गया है ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, कभी क्रोनोलॉजी में लगाने को बुक्स आ जाती है। भिखू पारेख ने जो बुक लिखी गांधी अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन 2001 में लिखा। पार्था चटर्जी ने बुक लिखी नेशनलिस्ट थॉट एंड कॉलोनियल वर्ल्ड 1986 में लिखा था। प्रताप भानु मेहता ने अपनी बुक लिखी थी द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी 2003 में। यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है, उनको आपको मैच करना है। लिस्ट एक में जो है तो बुक दी हुई है, साथ ही साथ लिस्ट 2 में उसके आथर दिए हैं। एक्सपीरियंसिंग द स्टेट्स, ये पुस्तक कौन लिखता है? तो ये पुस्तक लिखते हैं रुडोल्फ। फैक्शनल पॉलिटिक्स इन इंडियन स्टेट, पाउल ब्रॉस की बुक है। स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, माइनर विनर्स लिखते हैं। सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी बुक, अतुल कोहली लिखते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि सुसोन रुडोल्फ और रुडोल्फ एक्सपीरियंसिंग द स्टेट्स बुक लिखते हैं 2006 में। पाउल ब्रास लिखते हैं फैक्शनल पॉलिटिक्स इन इंडियन स्टेट 1965 में। माइनर विनर्स जो अपनी पुस्तक लिखते हैं स्टेट पॉलिटिक्स इंडिया 1986 में लिखते हैं। अतुल कोहली लिखते हैं बुक सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये 2001 में लिखते हैं। यहाँ पर सर्जन का एक क्वेश्चन और है, उसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रुडोल्फ, इंडिया इज वीक स्टेट। रुडोल्फ जो है तो इंडिया को वीक स्टेट मानते हैं। इसके रीजन क्या है? इंडियन स्टेट फेल टू इफेक्टिव पेनिट्रेट द रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज का जो डेवलपमेंट है उसको उसमें सही तरीके से नहीं कर पाया, उसमें फेल हुआ है इंडिया। तो रीजन्स भी सही है यहाँ पर, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए नंबर आपका जो ऑप्शन आंसर है वो सही होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको वीडियो यह पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आगे आने वाली वीडियोज हैं वो भी आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।